So hello future chartered accountants. So today we are here to revise SA 210 again the terms of audit engagement. तो अभी एग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है? ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में. तो देखो अब क्या है, क्या वादे कर रहे हैं दोनों आपस में. अब अपन को इस स्टैंडर्ड के थ्रू समझना है. तो सबसे पहले बोला ऑडिटर ने क्या बोला, मैं अपना वादा तभी दूंगा जब कुछ प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट प्रेजेंट होगी. सो व्हाट डू यू मीन बाय प्री कंडीशंस? ऑडिटर बोलता है मैं ये ऑडिट तभी एक्सेप्ट करूंगा जब ये सारी कंडीशन प्रेजेंट होगी किसी ऑडिट एंगेजमेंट में, तभी मैं ऑडिट को एक्सेप्ट करूंगा. तो व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट? प्री कंडीशंस कहाँ पे लिखी है? ऐसे 210 में भी लिखी है, ऐसे 200 में भी लिखी है. ऐसे 210 में क्यों लिखी है वापस से? वो इसलिए लिखी है ताकि आप जब एग्री कर रहे हो, जब आप हाथ मिला रहे हो, तो उस समय आप भूलो ना कि आपको कुछ प्री कंडीशंस को माइंड में रखना है. तो ऑडिटर को क्या क्या प्री कंडीशंस माइंड में रखनी है बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट एंगेजमेंट, वो हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहली प्री कंडीशन है कि जिस एफआरएफ में आप ऑडिट करोगे, जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एग्जांपल इंड एएस या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए. तो मतलब जिस एफआरएफ में आप ऑडिट करोगे या जिस एफआरएफ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए. तो सबसे पहले हमने बोला हम ऑडिट तभी एक्सेप्ट करेंगे जिस एफआरएफ में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो एक्सेप्टेबल एफआरएफ होना चाहिए. मतलब या तो इंड एएस होनी चाहिए या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होनी चाहिए. पता चल रहा है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है वो किसी ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बना रहा है जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है. लेट सपोज कि वो कैश बेसिस पे अकाउंट्स बना रहा है. तो उसे मतलब हम क्लाइंट का एंगेजमेंट तभी एक्सेप्ट करेंगे जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके अंदर वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है दैट इज एक्सेप्टेबल टू अस. ठीक है. तो तो सबसे पहले इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वेदर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट एग्जिस्ट द ऑडिटर शैल डिटरमिन क्या एफआरएफ जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे क्या वो एक्सेप्टेबल एफआरएफ है. दूसरा वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि इसकी शपथ, मैं गीता जी शपथ लेके ये कसम खाता हूं. मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, कि वो एक्नॉलेज करता है एंड अंडरस्टैंड करता है. मतलब उस चीज को वो समझता है. क्या समझता है? कि उसकी ड्यूटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ. मैनेजमेंट वादा कर रहा है, ऑडिटर ने बोला मैं अपना वादा मैं एक्सेप्ट तभी करूंगा ऑडिट जब आप कुछ वादे करोगे. तो मैनेजमेंट से हमने कौन सा पहला वादा लिया? मैनेजमेंट से हमने शपथ दिलवाई, उससे हमने ये एक्नॉलेज कराया कि उसकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, उसकी जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल्स को लगाना. ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, इंटरनल कंट्रोल्स को लाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है. और हमने उससे तीसरा वादा लिया कि भाई वो तुम हमें access to all the information that the auditor will provide access to all the information to the auditor. मतलब जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर चाहता है उसे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. कुछ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहता है वो भी ऑडिटर को मिलेगी. साथ में ऑडिटर किसी पर्सन से भी सवाल और जवाब कर सकता है. मतलब उस क्लाइंट के किसी भी एम्प्लॉय से वो बातचीत कर सकता है. अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्संस विद इन द एंटिटी फ्रॉम होम द ऑडिटर डिटरमिन्स इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. मतलब मैं किसी बंदे से भी इंक्वायरी कर सकता हूं. ठीक है. मतलब मैं किसी भी बंदे से पूछताछ कर सकता हूं. तो बेसिकली मैंने मैनेजमेंट से 3 वादे लिए. मैंने मैनेजमेंट को बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आपकी जिम्मेदारी है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, इंटरनल कंट्रोल्स लाना आपकी जिम्मेदारी है. मैंने फिर उनसे और वादा लिया. तीसरा वादा क्या लिया? मैंने बोला आप मुझे सारी इंफॉर्मेशन दोगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दोगे जो मैं चाहता हूं, साथ में मुझे कभी रोकोगे नहीं किसी आपके एम्प्लॉय से बातचीत करने के लिए. तो मैंने 3 वादे लिए. क्या? आपकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, आपकी जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल लगाना, और तीसरा वादा लिया आप कभी मुझे रोकोगे नहीं कि हमेशा आप एडिशनल सारी इंफॉर्मेशन दोगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन दोगे, साथ में मुझे कभी भी रोकोगे नहीं किसी भी एम्प्लॉय से आपके ऑडिट एविडेंस लेने के लिए. ठीक है. तो व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट? तो देखो हमने बोला 2 प्री कंडीशंस है, बड़ी सिंपल है कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए. जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे दैट शुड बी एक्सेप्टेबल. एंड दूसरी कंडीशन की मैनेजमेंट अपनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है.
कौन कौन सी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी? इंटरनल कंट्रोल लाना उसकी जिम्मेदारी है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना उसकी जिम्मेदारी है, साथ साथ में मैनेजमेंट ये एक्नॉलेज करता है, अंडरस्टैंड करता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देगा, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दी पर्सन विद इन द एंटिटी भी वो हमें कभी रोकेगा नहीं किसी दूसरे बंदे से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं एक इलस्ट्रेशन के ऊपर, ये आरटीपीआर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, मिस्टर राम कपूर चार्टर अकाउंटेंट हैव बीन अपॉइंटेड एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, अभी ऑडिटर को एक्सेप्टेंस की बात आ रही है, ठीक है। द कंपनी हैज मेंशन्ड इन द ऑडिट टर्म्स दैट दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स टू मिस्टर राम। अभी हमने क्या पढ़ा कि अभी मैनेजमेंट से हमने क्या क्या वादा लिया था कि आप हमें सारी इंफॉर्मेशन दोगे, आप हमें सारी इंफॉर्मेशन दोगे, लेकिन अभी अब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि इट विल नॉट प्रोवाइड दी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, मतलब एग्रीमेंट, मतलब हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है दैट इज बेसिकली कि वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट नहीं देगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सारी एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ये वादा करे कि मैं सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नॉन प्रेजेंस ऑफ द एक्सेप्ट प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। फर्दर द कंपनी ऑल्सो इम्पोज सम लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ मिस्टर राम। What are the preconditions Mr. Ram should ensure before accepting or refusing the proposal? तो ये आपसे पूछ रहा है प्री कंडीशंस क्या क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला, प्री कंडीशंस 2 होती है। पहला एक एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दूसरा मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड, किसके लिए, क्या एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड करे कि भाई उसकी जिम्मेदारी है फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, उसकी जिम्मेदारी है इंटरनल कंट्रोल लाना, उसकी जिम्मेदारी है कि भाई वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा टू द पर्सन विद इन द एंटिटी। तो ये बेसिकली प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट का क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेना, ठीक है। अब आती है बात लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू एक्सेप्टेंस। अगर आपके ऊपर पहले ही आपने एक्सेप्ट नहीं किया ऑडिट, उससे पहले ही आपके ऊपर लिमिटेशन लगा दी, और ऐसी लिमिटेशन लगा दी जिसकी वजह से आप 100% डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है। तो इफ अ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इम्पोज अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स वर्क, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब अभी टर्म्स फाइनल नहीं हुए, उन्होंने जो प्रपोज टर्म्स है उसमें हमारे ऊपर लिमिटेशन लगा दी, एंड द ऑडिटर बिलीव्स दैट द लिमिटेशन विल रिजल्ट इन ऑडिटर डिस्क्लेमिंग द ओपिनियन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लेमर कवर्ड है, क्वालिफाइड नहीं कवर्ड है। तो देखो, अगर मेरे ऊपर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ही लिमिटेशन लगा दी, क्या लिमिटेशन लगा दी कि भाई मैं इस ऐसी लिमिटेशन लगा दी जिसकी वजह से मैं 100% डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दूंगा, तो भाई मुझे फिर वो ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच अ लिमिटेड एंगेजमेंट एज एन ऑडिट एंगेजमेंट। तो उसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसे वो मना कर देना चाहिए, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। एक्सेप्शन एक ही है अगर लॉ या रेगुलेशन बोल दे। तो देखो, अगर आपने ऑडिट एक्सेप्ट नहीं किया है और आपके ऊपर ऐसी लिमिटेशन लगा दी गई है जिसकी वजह से आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने वाले हो फ्यूचर में, आप क्या देने वाले हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने वाले हो, तो आपको उस ऑडिट को एक्सेप्ट ही नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लेमर कवर्ड है, ठीक है। तो अब बात आती है, हमारी डिस्कशन 2 हिस्सों में है, एक है लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, दूसरा है लिमिटेशन ऑन स्कोप आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से समझना है। लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, लिमिटेशन ऑन स्कोप आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट। अगर प्रायर टू एक्सेप्टेंस है और उस लिमिटेशन की वजह से अगर मुझे डिस्क्लेमर ओपिनियन देना है तो मुझे ऑडिट को एक्सेप्ट ही नहीं करना। लेकिन अगर वो आफ्टर एक्सेप्टेंस मेरे ऊपर लिमिटेशन लगाई गई है, व्हाट इफ लिमिटेशन इज स्कोप इज डन आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो हमें प्रोसीजर फॉलो करना है ऐसे 705 का। ऐसे 705 का बात करता है मॉडिफिकेशन की। तो उसमें हमने एक टेबल पढ़ी है, क्या टेबल है, टेबल बहुत सिंपल सी बात है। उस टेबल में ऐसा है कि अगर आपको कोई सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, अगर आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला और उस ऑडिट एविडेंस की ना मिलने की वजह से उसका इम्पैक्ट मटीरियल भी है और मटीरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो आपको देना है क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है मटीरियल भी है, परवेसिव भी है, तो आपको देना है एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। ये ऐसे 705 का फ्लो चार्ट है। लेकिन अभी देखो,
देखो आपको सीधा क्वालिफाइड या एडवर्स पे नहीं पहुंचना, आपको पहले एक प्रोसीजर फॉलो करना है एज पर एसए 705। तो अगर आपके ऊपर लिमिटेशन लगाई गई है ऑन स्कोप आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, तो आपको फॉलो करना है प्रोसीजर एज पर एसए 705, जो कि बोलता है कि देखो अगर देखो एक ही पेपर में बहुत वंडरफुल क्वेश्चन आया था May 19 के एग्जामिनेशंस में, जिसमें क्या था आफ्टर एक्सेप्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब यहां पे आपको समझना है, अगर मान लो यहां पे दे देता बिफोर एक्सेप्टिंग तो लगता ऐसे 210, तो क्या लगता ऐसे 210, लेकिन यहां पे कौन सा लगेगा, अब लगेगा ऐसे 705, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आफ्टर एक्सेप्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, अगर बिफोर एक्सेप्टिंग लिखा है तो लगता है ऐसे 210, और अगर आपके बिफोर एक्सेप्टेंस यू हैव बीन, आपके ऊपर अगर लिमिटेशन लगा दी गई है देन यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। अगर ऐसी लिमिटेशन है जिसकी वजह से आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा फ्यूचर में, लेकिन अगर आपके ऊपर जो क्या बोलते हैं लिमिटेशन जो लगी है वो बाद में लगी है, आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट लगी है, तो आपको प्रोसीजर फॉलो करना है एज पर एसए 705 आफ्टर accepting the statutory audit, ठीक है। The company imposed certain limitation on the scope of your assurance function। अब आपको ये समझना पड़ेगा, indicate the consequence and your response to the limitation imposed by management on your scope। अब बच्चों ने क्या किया होगा, सीधा लिख दिया होगा क्वालिफाइड दे दो, एडवर्स दे दो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आपको एक फॉलो करना है प्रोसीजर एज पर एसए 705। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट जी मैनेजमेंट भी हमारी लिमिटेशन को रिमूव कर दो, ठीक है। अगर मैनेजमेंट नहीं माना, हम जाएंगे टीसीडब्ल्यूजी के पास और उन्हें बोलेंगे हमारी लिमिटेशन को रिमूव करवा दो। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि क्या हम कोई ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकते हैं। तो हमें इसी जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं टू टीसीडब्ल्यूजी, वी नीड टू आल्सो कंसीडर क्या ये पॉसिबल है टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर एंड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो देखो मैंने सबसे पहले मैनेजमेंट को बोला भाई मेरी लिमिटेशन हटा दो प्लीज हटा दो। अगर वो नहीं माना मैं टीसीडब्ल्यूजी के पास चला गया, मैंने उन्हें बोला मेरी लिमिटेशन हटा दो, ठीक है। और साथ साथ में मैंने ये पॉसिबिलिटी भी इवैल्यूएट करी कि क्या मैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकता हूं, ठीक है। अगर मैंने फाइनल में ये कंक्लूड किया कि भाई मैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाया, अब मेरे पास बात आती है क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर की, ठीक है। अब आती है बात क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर की। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, एंड अगर उसे ऐसा लगता है जिसके लिए उसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, उसका इंपैक्ट मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो उसे क्वालिफाइड ओपिनियन दे देना है, जो हमें पता है, जो हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन इससे पहले क्या प्रोसीजर है वो हमें नहीं पता था। हमें क्या नहीं पता था, पहले मैनेजमेंट को बोलना है भाई लिमिटेशन हटा दे, हाँ मैनेजमेंट को बोलना है पहले लिमिटेशन हटा दे, ठीक है। फिर टीसीडब्ल्यूजी को बोलना है, साथ साथ में ये पॉसिबिलिटी भी इवैल्यूएट करनी है कि क्या हम ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी इवैल्यूएट करनी है। अगर ये हम तीनों चीजों में फ्लॉप हो गए तो हमें फिर अगर वो उस मिस स्टेटमेंट का जो इंफॉर्मेशन नहीं मिली उसका इंपैक्ट मटीरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्वालिफिकेशन दे देनी चाहिए। लेकिन अगर उसका इंपैक्ट मटीरियल के साथ साथ परवेसिव भी है, इज बोथ मटीरियल एंड परवेसिव, तो आपको पहले विड्रॉ हो जाना है। अगर लॉ और रेगुलेशन आपको मना नहीं करते तो आपको विड्रॉ कर लेना है। लेकिन आज की डेट में आपको पता होगा सेबी एलओडीआर ने सिंपल सा फंडा बोल दिया, अगर आपने 3 क्वार्टर ऑडिट कर दिए तो आपको क्वार्टर 4 ऑडिट करना ही करना पड़ेगा। तो इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट आई कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। तो इस केस में फिर मुझे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा, तो देखो ऐसे 705 बहुत अच्छा प्रोसीजर बताता है। अगर आपके ऊपर लिमिटेशन है, ठीक है, मतलब आपको क्या है, डेटा नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर देखो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन 2 केसेस में जाता है, जब आपको या तो डेटा नहीं मिला या आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिली, ठीक है। अगर मिसस्टेटमेंट मिली जो कि मटीरियल एंड परवेसिव है तो भी एडवर्स जाता है। अगर आपको डेटा ही नहीं मिला, मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला जो कि मटीरियल एंड परवेसिव है, तो भी एडवर्स जाता है। लेकिन अगर आपको डेटा नहीं मिला, किस वजह से नहीं मिला, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द मैनेजमेंट, तो आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो देखो अगर आपको एडवर्स ओपिनियन किस केस में जाता है, या तो मिसस्टेटमेंट थी या सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो कि मटेरियल एंड परवेसिव है, तो आप एडवर्स ओपिनियन नहीं दे सकते। एक्सेप्ट तब देना पड़ेगा जब आपको लॉ और रेगुलेशन ने जबरदस्ती बोल दिया, कि आपको ऑडिट करना पड़ेगा। जैसे सेबी एलओडीआर ने बोल दिया अगर आपने Q3 का ऑडिट किया तो Q4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फंडा है, मतलब बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे 705 बोलता है अगर लिमिटेशन
लिमिटेशन लगती है आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, तो सबसे पहले मैनेजमेंट को बोलो लिमिटेशन हटा दो, कम्युनिकेट विद TCWG, इवैल्यूएट द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर एंड गेटिंग द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर तीनों में फ्लॉप हो गए तो भाई साहब फिर क्या करो, अगर मटीरियल है बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाई करो, अगर मटीरियल है परवेसिव भी है तो विड्रॉ कर लो, अगर लॉ और रेगुलेशन मना नहीं करता तो, लेकिन अगर लॉ और रेगुलेशन आपको रोक लेता है तो फिर एडवर्स ओपिनियन दे दो, क्योंकि दी यू हैव नॉट ब्रॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड द इंपैक्ट ऑफ इट इज मटीरियल एज वेल एज परवेसिव। ठीक है, अब अपन चलते हैं एग्रीइंग ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। बहुत सिंपल सी बात है, अब हम दोनों ऑडिटर और मैनेजमेंट दोनों एग्री कर रहे हैं। क्यों एग्री कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो प्री कंडीशंस थी जो कि हमने ऊपर पढ़ी, दो प्री कंडीशन FRF एक्सेप्टेबल है और मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, तो अगर ये दोनों प्री कंडीशंस प्रेजेंट है तो ऑडिटर और मैनेजमेंट ने दोनों ने हाथ मिला लिया और बोला क्या क्या वायदे किए, क्या क्या वादे किए, वादा क्या किया, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला वादा हुआ कि वो ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में बताएगा मेरा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है ना, ठीक, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो मुझे रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है, तो वो ऐसे 200 के हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव बताएगा, साथ साथ में स्कोप बताएगा कि मैं किस स्टैंडर्ड्स के अंदर ऑडिट करूंगा, मैं IFRS में ऑडिट करूंगा, इंड AS में ऑडिट करूंगा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऑडिट करूंगा। तो वो ऑब्जेक्टिव बताएगा, साथ साथ में स्कोप बताएगा, साथ साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिट रिपोर्ट देना। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, इंटरनल कंट्रोल्स को लगाना, साथ साथ में मुझे सारी इंफॉर्मेशन देना, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना और मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना टू द पर्संस विद इन द एंटिटी। दिस इज नोन एज प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताएगा, साथ साथ में मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, साथ साथ में वो ये भी बताएगा कि कौन सा FRF एप्लीकेबल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द FRF एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे क्या वो इंड AS में बनेंगे या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बनेंगे। साथ साथ में वो ये भी बताएगा कि मैं किस फॉर्म में आपको अपनी रिपोर्ट देने वाला हूं, किस फॉर्म में मैं अपनी रिपोर्ट देने वाला हूं। रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर। ठीक है, और मैं ये स्टेटमेंट भी दूंगा कि अगर मान लो आपके केस में अगर मुझे कोई बाद में मिस स्टेटमेंट मिलती है तो फिर मैं इसका थोड़ा सा रूप चेंज कर दूंगा और फिर मैं यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन का पैरा भी डाल सकता हूँ। ठीक है, एंड अ स्टेटमेंट दैट देयर मे बी सर्कमस्टांसेस इन विच अ रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम इट एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। तो मैं एक फॉर्म एंड कंटेंट दे दूंगा, पहले मैं उसे ऐसे 700 के हिसाब से अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा, इन साथ में ये भी लिख के दूंगा कि भाई अगर आपके केस में कोई गलती पाई गई तो मैं ऐसे 705 के हिसाब से अपना मॉडिफिकेशन वाला पैराग्राफ भी ऐड कर सकता हूं। तो मैंने क्या क्या ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में लिखा, मैंने लिखा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा स्कोप क्या है। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा स्कोप क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लाइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कौन सा FRF है जिसके अंदर बैलेंस शीट बनेगी, किस फॉर्म में मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा, और साथ साथ में ये स्टेटमेंट भी दूंगा कि इन केसेस में मेरी जो रिपोर्ट है दैट में डाइवर्ज फ्रॉम माय स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये बेसिकली अपना हो गया टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में, मतलब ये बेसिकली हो गया कंटेंट ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, अब आता है पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये MTP का क्वेश्चन आई थिंक। तो इसमें पूछा गया है व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ द एग्रीड ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। तो भाई अब मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए, तो मैंने बोला ऑब्जेक्टिव लिखा होना चाहिए, स्कोप लिखा होना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एप्लीकेबल FRF जिसमें FS बनेंगे। ठीक है, और पांचवी चीज जो लिखी होनी चाहिए जिस फॉर्म में मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट दूंगा जो कि ऐसे 700 के हिसाब से होगी, उसमें ये भी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि इन केसेस में माय ऑडिट रिपोर्ट माइट डिफर, अगर मुझे कुछ मिस स्टेटमेंट मिलती है वहां पे फिर मैं क्वालिफाइड ओपिनियन का पैरा भी डाल सकता हूं। ठीक है, लेकिन अब सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरा है, अगर लॉ और रेगुलेशन ही जो हमारे ये जो कंटेंट है, जो हमने ये भी 5 चीजें पढ़ी ना, अगर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को लॉ और रेगुलेशन ही बता देता है तो क्या ऑडिटर को फिर भी एक सेपरेट एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं। इफ लॉ और रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्स द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट रेफर्ड टू इन पैरा 10, ये पैरा 10 था जो अभी अपन ने 5 कंटेंट पढ़े ना, दिस इज नोन एज पैरा 10 ऑफ SA 210। ठीक है, द ऑडिटर डिड नॉट रिकॉर्ड देम इन अ रिटन एग्रीमेंट, मतलब ये पांचों चीजों वापस से नहीं लिखनी फिर हमें। ठीक है, द ऑडिटर डिड नॉट रिकॉर्ड, क्योंकि वो लॉ में ऑलरेडी
ऑलरेडी लिखी है, लेकिन हमें क्या लिखना है, फिर हमें लिखना है एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट सच लॉ और रेगुलेशन अप्लाइज। मान लो कंपनीज एक्ट में ये पांचों चीजें लिख दी गई कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या एफआरएफ एक्सेप्टेबल है, और रिपोर्ट का भी फॉर्मेट दे दिया, ठीक है ना। लेकिन तो फिर हमें क्या अपने ऑडिट एंगेजमेंट में लिखना पड़ेगा, हमें ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिखना पड़ेगा कि आपके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, सच लॉ रेगुलेशन अप्लाइज एंड द मैनेजमेंट एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सेट आउट इन पैरा 6B। पैरा 6B में क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पैरा 6B कौन सा था, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट, ठीक है। उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एफएस बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना, ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइंट्स है। तो अभी अपन ने क्या समझा, अगर मान लो लॉ और रेगुलेशन ने खुद ही टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बता दिए तो आपको सेपरेटली एंगेजमेंट लेटर नहीं इशू करना, रादर आपको एक रिटन लेटर बनाना है जिसमें आपने लिखना है कि मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करता है कि सच लॉ अप्लाइज ऑन देम एंड मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर पैरा 6B। पैरा 6B कौन सा है, प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट, जहां पे सिंपल तीन प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट दो टाइप की थी, एक था एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दूसरा मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफएस, implementation of internal control and unrestricted access to the persons within the entity, all will provide auditor with all the information, additional information। ये बेसिकली 3 पॉइंट्स थे जो अपन ने ऊपर पढ़े थे, ठीक है। अब अपन ने ये समझ लिया, अब अपन चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर कि अब आपको कब अपना जो एंगेजमेंट, देखो अब मान लो आपने 2020-21 का ऑडिट किया, अब आप अगले साल का ऑडिट करने जा रहे हो, तो क्या आपको क्या नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ेगा हर बारी, तो जवाब है नहीं, ठीक है। द ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड ए न्यू एंगेजमेंट लेटर ईच पीरियड, मुझे जरूरी नहीं है हर बारी भेजना ही भेजना है, ठीक है। हाउएवर द फॉलोइंग फैक्टर्स में मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट और टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स। तो अब किन केसेस में मुझे एक वापस से एंगेजमेंट लेटर भेजना जरूरी हो जाएगा, तो लेट सपोज मेरी अपॉइंटमेंट हुई 5 साल के लिए, तो मैंने पहली बार में ऑडिट एंगेजमेंट लेटर भेज दिया, ठीक है, मैंने भेज दिया। अब क्या अगले साल भेजने की रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड बोलता नहीं रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर मान लो ये चीजें हो जाती है तो आपको अगली बार भी एंगेजमेंट लेटर भेजना पड़ेगा। तो अब कौन कौन सी चीजें हो जाए, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जो जो आपने एंगेजमेंट लेटर का कंटेंट है अगर यही बदल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको एंगेजमेंट लेटर नया इशू करना पड़ेगा। तो लेट सपोज हमें ऐसा लगता है मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप गलत समझ लिया है हमारा, तो फिर हमें नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए, ठीक है। कहीं पता चले मैनेजमेंट ही बदल गया, कहीं पता चले मैनेजमेंट ही बदल गया, ठीक है, तो मैनेजमेंट बदल गया, या फिर पता चला एफआरएफ ही बदल गया, इन डेज की जगह अब आगे कुछ नए स्टैंडर्ड्स, ठीक है, तो एफआरएफ ही बदल गया तो हमें नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा, या फिर जो ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट था वही बदल गया, ठीक है, तो मतलब 143 में नई रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे पास, लेट सपोज, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मुझे नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। तो अब अपन पॉइंट पढ़ते हैं, अब आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब हमें ऐसा लगता है कि एंटिटी ने मिसअंडरस्टैंड किया है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को, ठीक है, या फिर हमारे कुछ चेंज हुए हैं इन टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, ये थोड़ा नया पॉइंट है, बेसिकली हमने टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट बदल दिए है, ठीक है, या फिर हमारा सीनियर मैनेजमेंट बदल गया, हमने पढ़ा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, अब पता चला जिस मैनेजमेंट के साथ ये एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ था वो मैनेजमेंट ही बदल गया, ठीक है, या फिर ओनरशिप ही बदल गई, या फिर बहुत चेंज हो गया इन दी नेचर और साइज ऑफ द एंटिटीज बिजनेस। पहले इसके ऊपर एएस अप्लाई होते थे क्योंकि ये छोटी एंटिटी थी, लेकिन अब ये बड़ी एंटिटी बन गई तो इसके ऊपर इंडियस अप्लाई होने लग गए, तो नेचर और साइज में चेंज हो गया, या फिर कोई लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब कंपनीज एक्ट में बदलाव आ गया, या फिर एफआरएफ में चेंज आ गया, या मेरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ गया। तो बेसिकली ये सब केसेस है जहां पे मैंडेटरी मुझे एक नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन को ये देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप पढ़ लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है कि किन किन केसेस में अपन को ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब अपन चलते हैं एक्सेप्शंस टू ऑफ अ चेंज इन अ टर्म दैट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। अब हमें मैनेजमेंट ने बोला कि भाई आप टर्म्स को बदल दो, जैसे टर्म्स को बदलना, अगर टर्म्स बदले तो आपको नया एंगेजमेंट लेटर तो इशू करना ही पड़ता है। आपने पढ़ा ना एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, जब भी बदलाव आया टर्म्स में तो आपको नया एंगेजमेंट लेटर तो इशू करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो डिस्कशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो बोल रहा है कि कब आप एज अ ऑडिटर एक्सेप्ट कर लोगे दिस चेंज इन द टर्म ऑफ द एंगेजमेंट। अब देखो
अब सबसे पहले अपन यहाँ से पढ़ते हैं, इफ प्रायर टू कंप्लीट इन द ऑडिट एंगेजमेंट, अभी ऑडिट पूरा भी नहीं हुआ, ऑडिटर को रिक्वेस्ट करा मैनेजमेंट ने क्या बोला, मैनेजमेंट ने बोला कि आप हम ऐसे ऑडिट टर्म्स को चेंज कर रहे हैं कि अब आपको लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगा, मतलब रीजनेबल एश्योरेंस से भी लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगा। द ऑडिटर शेल डिटरमिन वेदर देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। तो अगर भाई मैं पूछूंगा कि इसका कारण क्या है, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है देन आई कैन चेंज, अदरवाइज आई कैन नॉट चेंज द प्रपोज टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, द ऑडिटर शेल नॉट एग्री टू अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। तो अगर देख लो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम सबसे पहले मैनेजमेंट का कंटेंशन जानना चाहेंगे कि क्या वेदर देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर द चेंज इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, अगर मान लो अगर आपके ऑडिट टर्म्स चेंज हो गए, क्यों चेंज होंगे, जब जहां पे कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगा तभी आप ऑडिट टर्म चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इफ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज्ड, द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट शैल एग्री ऑन एंड रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट लेटर। जो अभी हमने पढ़ा था कि किन किन केसेस में हमें नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ता है, वहां पे भी ये डिस्कशन थी। तो सबसे पहले ऑडिटर ने पूछा क्या वेदर देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट दी चेंज इन द टर्म्स। अगर लेकिन रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर एक्सेप्ट करता है देन ही शैल रिकॉर्ड इट इन अ रिटन एग्रीमेंट इन अ सेपरेट एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, बट लेकिन अगर मान लो मैंने बोला रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, दी ऑडिटर विल नॉट एग्री टू द चेंज इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। तो अब मान लो फिर मैनेजमेंट ने बोल दिया भाई हम तो आपको ऑडिट करने ही नहीं देंगे पुराने वाले एंगेजमेंट टर्म्स में। तो अब देखो, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू अ चेंज इन द टर्म्स, वो क्यों होगा, क्योंकि मैनेजमेंट का जो कंटेंशन है दैट इज अनरीजनेबल। ठीक है, एंड इज नॉट परमिटेड बाय द मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल एंगेजमेंट, द ऑडिटर शेल। अब देखो क्या ऑप्शन है, या तो विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, या तो विड्रॉ कर लेगा अगर लॉ और रेगुलेशन परमिट करता है, या फिर मतलब द ऑडिटर शेल विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। यहाँ पे स्टैंडर्ड बोलता है ऑडिटर शेल विड्रॉ एंड, और वो अपनी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखेगा कि क्या उसे कहीं रिपोर्ट तो नहीं करना, डिटरमिन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन, या तो कॉन्ट्रैक्चुअल, जैसे लेट सपोज ओनर्स के साथ उसका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो सकता है, या फिर लेट सपोज कंपनीज एक्ट की, ठीक है, टू रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस टू द ओनर्स TCWG और रेगुलेटर्स, कंपनीज एक्ट MCA। ठीक है, तो देखो अगर मान लो आई एम अनेबल टू एग्री टू द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, रिवाइज टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, क्योंकि वो अनरीजनेबल है। ठीक है, एंड द मैनेजमेंट डज नॉट अलाउ मी टू continue my original audit engagement, then I shall withdraw from my audit engagement and also consider my reporting responsibility whether contractual or otherwise either to the owners, TCWG और रेगुलेटर्स। तो मुझे अपनी ये सब देखना है। तो देखो एक्सेप्टेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। तो सबसे पहले अपन को देखना है क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है मैनेजमेंट के पास फॉर चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अगर नहीं है तो आपको उस टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करना, और अगर आपको मैनेजमेंट कंटिन्यू नहीं करने दे रहा ऑडिट एंगेजमेंट तो आपको विड्रॉ कर लेना है फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट एंड consider your reporting responsibility whether contractual or otherwise to the TCWG, regulators and owners of the company। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। लेकिन अगर मान लो अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है फॉर डूइंग चेंजिंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट तो देन यू कैन एक्सेप्ट। ठीक है, अगर इफ देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो वी आर डन विद SA 210। ये बेसिकली आउटलायर मतलब मैंने आई हैव ट्राइड टू समराइज दिस स्टैंडर्ड। थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही बिकॉज आई केप्ट इट स्लो बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर फेसिंग चैलेंज वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं उन्हें एक आइडिया देना चाहता था हाउ वी नीड टू प्रोसीड विद दीज टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। तो अपन को ये SA 210 से एक फेयर आइडिया लग गया है। तो होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट FRF एक्सेप्टेबल था। मैनेजमेंट अंडरस्टैंड्स एंड एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ FS, implementation of internal control and provide the auditor access to all the information, additional information and access to all the persons that are within the entity। ये सबसे पहले प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट अगर आपके ऊपर लिमिटेशन है दैट वुड रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेटिंग ओपिनियन दैट द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच एन लिमिटेड एंगेजमेंट। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा कि अगर लेट सपोज व्हाट इफ
the limitation is imposed after the acceptance, then you need to follow procedure as per SA 705. पहले मैनेजमेंट को बोलो लिमिटेशन हटा दो, TCWG को बोलो, साथ साथ में ये पॉसिबिलिटी भी इवैल्यूएट करो कि क्या मैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके क्या नया ऑडिट एविडेंस ले सकता हूँ, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकता हूँ. अगर नहीं ले सकता, जिसका इंपैक्ट मटीरियल है बट नॉट परवेसिव, तो क्वालिफाई कर दो. अगर मटीरियल भी है, परवेसिव भी है, तो या तो विड्रॉ कर दो अगर लॉ अलाउ करता है. अगर लॉ नहीं अलाउ करता देन डिस्क्लेम योर ओपिनियन. अब अपन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप लिखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी, मेरी भी और उनकी भी. FRF को आप बताया कौन सा FRF लगता है इस एंटिटी के ऊपर, और मैंने अपनी रिपोर्ट का फॉर्मेट भी बताया. तो अगर मान लो लॉ और रेगुलेशन ही टर्म्स बता देता है, तो क्या मुझे वो वापस से टर्म्स लिखनी है? तो जवाब है नहीं. लेकिन मुझे क्या लिखना है? मुझे ये लिखना है कि ये लॉ उनके ऊपर अप्लाई होता है और मैनेजमेंट अंडरस्टैंड्स एंड एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज स्पेसिफाइड इन प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट. ये अपन ने समझ लिया. रिकरिंग ऑडिट में कब कब आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर नया देना पड़ेगा? जब जो कंटेंट था एंगेजमेंट लेटर का वही बदल जाए. लेट सपोज जहां पे ये इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट ने गलत समझ लिया है ऑब्जेक्ट और स्कोप ऑफ द ऑडिट, या मैनेजमेंट बदल जाए, ओनर्स बदल जाए, चेंज इन नेचर हो जाए जिसकी वजह से एएस की वजह से इंडियस लगने लग जाए, तो चेंज इन FRF, चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो ये सारे केसेस है जिसमें आपको नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देना है. एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट बहुत सिंपल है. अगर आपको तभी एक्सेप्टेंस करना है चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेयर देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन. अगर नहीं है then you should not accept the change in the terms of the audit engagement. अगर आपने चेंज कर लिया है तो you should record it in a new engagement letter. और जहाँ पे आपने एक्सेप्ट नहीं किया है चेंज इन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट एंड द मैनेजमेंट डज नॉट अलाउ यू टू कंटिन्यू द ओरिजिनल अपॉइंटमेंट टर्म्स, देन यू शुड विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड कंसिडर योर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ईदर टू TCWG, ओनर्स और रेगुलेटर्स. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस SA 210. Hope you have liked the video. Do subscribe to my channel and hit the like button. So thanks a lot.